अध्याय हमारा जो है वो है जनन स्वास्थ्य और इसमें एक आखिरी टॉपिक रह गया है वो है बंध्यता यानी स्टरलिटी। ठीक है, इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। कैसे बंध्यता को दूर किया जाएगा, कौन सी वो तकनीकें हैं जिससे बंध्यता को दूर किया जाता है वो पढ़ेंगे और उसके बाद इस अध्याय के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाउ आर यू सर? आई एम गुड, बढ़िया हूँ, एकदम मस्त हूँ, एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। आप लोग बताओ कैसे हो? यूट्यूब व्लॉग राजू, पवन यादव, राकेश शर्मा, डॉक्टर रंजीत, राकेश राव, शिवम, अंतेश, श्वेता निगम, रेखा सैनी, राजकुमार मुखिया, बुलबुल, विशाल कुमार, मोनू कुमारी, दिशा दिशु, कृष्ण शर्मा, प्रीति, कमल, चौधरी, सोफिया, अर्चना, खुशी, नियति, अर्जुन, नितेश, प्रीतम, खुशाल, रामलाल, निशा राजपूत, डॉक्टर आनंद पाल। चलिए जी, बहुत ही बढ़िया। वीटीआर, प्रीति, चलिए, राजा खान, राज शुक्ला, बहुत ही बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं बेटा जी। और इसमें आगे बढ़ने से पहले संदेश जो आपको देना ज़रूरी है कि सफलता बैच चालू हो चुका है। आप में से मैक्सिमम बच्चे जो हैं जानते भी हैं और जो नहीं भी जानते उनको बताइएगा। सफलता बैच जो क्लास 9th से लेकर 12th तक के बच्चों के लिए और जेईई और नीट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए है। इस कोर्स को अगर देखें तो उन बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है जिनकी आर्थिक दृष्टि से समृद्ध नहीं है, क्योंकि फीस जो है बहुत कम रखी गई है कंपैरेटिवली अदर कोर्सेस में। ठीक है, आपको कोई भी जानकारी लेनी है आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 0124715850। इस पर आप कांटेक्ट करिए, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा जी। और आगे बढ़ने से पहले जी गुड आफ्टरनून। हाँ बेटा, इसमें पूरा कोर्स कराया जाएगा, म्यूजिकल साइंस पूरा कोर्स कराया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले जो चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि मेहनत तो हम करते हैं लेकिन मेहनत उसी की रंग लाती है, समझ रहे? मेहनत उसी की रंग लाती है जो इनको फॉलो करता है। क्या कि सक्सेस की सबसे खास बात यही है कि मेहनत करने वालों पर ही फिदा होती है ना? कि सक्सेस उन्हीं को ही मिलती है जो मेहनत करते हैं। जो ये सिर्फ सोचे सामने बुक रखकर कि मेरा नीट में सिलेक्शन हो जाएगा और सोते सोते पढ़ते पढ़ते सो जाए, सिर्फ दिमाग में है कि मैं डॉक्टर बनूंगा लेकिन मेहनत तो कर नहीं रहा है ना, तो वो नहीं बन पाएगा, उसको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो सक्सेस करने के लिए, सक्सेस लेने के लिए, सक्सेस अचीव करने के लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। बताओ मेरी बात से एग्री हो या नहीं हो? जल्दी से मुझे बताओ, क्या ये चीज़ सही है या नहीं है? कई बोलते सर लक जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लक, है ना? लक भी केवल उन्हीं का ही काम करता है जो मेहनत करते हैं, ये भी याद रखना। जो मेहनत नहीं करेंगे उसका लक कहाँ से काम करेगा, है ना? चलिए तो आगे चलते हैं। नहीं है, राजी नहीं है, अर्शिता राजी नहीं है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, ये मेरा भी यही मानना है। आप में से अगर किसी का ये मानना हो तो कृपया करके मेहनत करना स्टार्ट कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा जी और लेकर आते हैं क्विज। 3 प्रश्न आएंगे, 3 सोच समझकर करिएगा, ईमानदारी से आंसर दीजिएगा, एक दूसरे के लिए एक दूसरे की चीटिंग मत करिएगा। ठीक है अरुण शाक्या, वेल डन अरुण शाक्या, बहुत बढ़िया। चलिए आइए बेटा जी, पहला प्रश्न आपके सामने आता हुआ फर्स्ट। निम्न में से कौन एक आदर्श गर्भ निरोधक का लक्षण नहीं है? यानी जो भी तकनीकें हम यूज में ले रहे थे गर्भ निरोधक, उनमें कौन सी चीज है जो एक आदर्श लक्षण नहीं है? उपयोग सुलभ होना चाहिए, अनुत्क्रमणीय का मतलब रिवर्सिबल होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, कम दुष्प्रभाव होने चाहिए। चलिए जी, दूसरा प्रश्न। अधिक स्तनपान कराने वाली माताएं सामान्यतः गर्भवती नहीं होती है, इसका कारण है पहला गोनेडोट्रोपिन का कम होना, दूसरा गोनेडोट्रोपिन का अतिस्रावण होना, तीसरा युग्मकीय परिवहन का कम हो जाना, चौथा निषेचन का कम होना।
तीसरा प्रश्न, यौन संचारित रोग जो विशिष्ट रूप से जनन अंगों को प्रभावित नहीं करते, कौन सा एसटीडी थी जो जनन अंग को प्रभावित नहीं कर रही थी? सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया, जेनाइटल वॉर्ट्स यानी जनन अंगों के मस्से। चलिए जी, समय हुआ समाप्त और आइए डिस्कस करते हैं तीनों प्रश्न को। और मैं आशा करता हूं कि आप में से कई बच्चों के तीनों सही रहे होंगे। मैं एक काम ये भी करूंगा कि ये अगर आपको छोटा दिखाई दे रहा है, कई बच्चों को ये छोटा दिखाई देता होगा, मैं इनको ना बड़ा लेकर आ जाऊंगा ताकि ये आपको अच्छे से दिखाई दे जाए। ठीक है, हाँ जी। निम्न में से कौन एक आदर्श गर्भ निरोधक का लक्षण नहीं है? क्या लक्षण होना चाहिए? क्या गर्भ निरोधक युक्ति जो है वो आसानी से उपलब्ध ना हो, ये होना चाहिए? नहीं, आसानी से उपलब्ध हो जाए, यानी उसका उपयोग भी आसानी से हो जाए, वो आसानी से उपलब्ध भी हो जाए और वो कम दुष्प्रभाव भी डाले। ये तीनों लक्षण तो होने चाहिए ना, आपके हिसाब से होने चाहिए ना, कि भैया उसका दुष्प्रभाव भी, उसकी हानिकारकता भी क्या हो, कम हो, पहली चीज। वो आसानी से मिल जाए, दूसरी चीज। उसका उपयोग जो है आसानी से हो जाए। ये तीन लक्षण तो होने चाहिए किसी भी गर्भ निरोधक के। सोचिए कोई व्यक्ति है जिसके पास जानकारी नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति जो नहीं जानता कि आईयूडी क्या होता है और ये क्या होता है, वो क्या होता है, लेकिन उसको पता है कि कॉन्डम्स आसानी से अवेलेबल होते हैं, उपयोग उनका आसानी से हो जाता है, उसके दुष्प्रभाव भी कम होते हैं। तो ऐसे गर्भ निरोधक का होना जरूरी है कि नहीं है? हाँ, लेकिन ये पूछ रहा था कौन सा एक गर्भ निरोधक का आदर्श लक्षण नहीं है। ये तीन तो आदर्श लक्षण है, ये नहीं है। अनुत्क्रमणीय का मतलब रिवर्सिबल है ना, रिवर्सिबल का मतलब पहले यूज में लिया फिर वापस से यूज में ले लिया, यूज में लिया फिर वापस से यूज में ले लिया। क्या ये एक आदर्श लक्षण है? कोई व्यक्ति जिसने कॉन्डोम्स, फेमिडोम्स का उपयोग किया, निकाला, फिर वापस से उसका उपयोग करना, क्या सही रहेगा? नहीं, रिवर्सिबिलिटी उसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि उससे एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकती हैं। तो करेक्ट आंसर इज बी। जो करेक्ट आंसर था वो था बी। ठीक है, चलिए जी, दूसरा प्रश्न, अधिक स्तनपान कराने वाली माताएं जो है वो गर्भवती नहीं हो पाती हैं। या मैं सीधी सी बात बोलूं, जो स्तनपान करा रही है मादा वो गर्भवती नहीं हो पाती हैं, 4 से 5 महीने तक गर्भ धारण नहीं कर पाती है प्रसव के बाद। क्यों? क्योंकि उनके शरीर में प्रोलैक्टिन निकलता है। आप जानते हैं वो प्रोलैक्टिन दुग्ध का निर्माण तो करा ही रहा है, साथ ही साथ वो प्रोलैक्टिन मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच के स्त्रावण को रोकता है। अब जरा सोचिए, प्रोलैक्टिन ने जीएनआरएच के स्त्रावण को रोका। जब जीएनआरएच नहीं निकलेगा, है ना, गोनेडोट्रोफिन्स नहीं निकलेंगे, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन नहीं निकलेगा, तो एलएच और एफएसएच नहीं निकलेंगे। एलएच और एफएसएच नहीं निकलेंगे तो सीधी सी बात है आर्तव चक्र में अंडोत्सर्ग नहीं होएगा। तो सीधी सी बात है गोनेडोट्रोफिन्स का ज्यादा स्त्रावण होगा कि कम स्त्रावण होगा? कम स्त्रावण होएगा। कब? जब एक महिला अपने बच्चे को दुग्धपान करा रही है, स्तनपान करा रही है। सिंपल सा था, है ना। तीसरा, ये तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं, ये तो हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। कौन सा रोग है जो जनन अंगों को प्रभावित नहीं कर रहा? आप अच्छे तरीके से जानते हैं, एड्स होता है, यकृत शोथ बी होता है। ये दो ऐसे रोग थे जो कहीं ना कहीं जनन अंगों को प्रभावित नहीं करते हैं। ठीक है, तो कई बच्चे हैं जिनके तीनों के तीनों राइट हुए हैं। मोनू कुमारी, अर्श बाई, आनंद पाल, है ना, वेल डन, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। कमल डोलिया, शिवम कुशवाहा, 2 सही हुए हैं। आयत 2 सही हुए हैं, कोई बात नहीं। अंजलि, तीनों सही हुए हैं। कमल बिल्कुल सही है। चलिए, तो ये था बेटा जी क्विज, ये था एक छोटा सा मोटिवेशन जो स्टार्टिंग में दिया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं किसके बारे में, जो हमारा टॉपिक है, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है क्या, बंध्यता। ठीक है, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आराम से तसल्ली से पढ़ेंगे, बातें नहीं करेंगे। अगर मेरी बात मानते हो तो बातें मत करना, और मुझे कुछ नहीं समझते, मेरी बात नहीं समझते हो, मेरी बातें नहीं मानते हो, तो आप कर सकते हैं बातें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप सभी से अनुरोध है, जो ये टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इससे प्रश्न आते हैं नीट में, और अगर आप सीरियस हैं पढ़ाई के लिए तो कृपया करके बातें मत करिएगा, अपने हाथों को पीछे रख लीजिएगा, मोबाइल को देखिएगा, ठीक है, और सुनते जाइएगा एक कहानी की तरह। ठीक है,
आइए बेटा जी, बात कर रहे हैं किसकी, बंध्यता की। सर ये बंध्यता क्या है? पहले तो बंध्यता समझते हैं, बंध्यता क्या है। पहली चीज, बंध्यता किस कारण होती है और इस बंध्यता को दूर कैसे किया जाएगा। ये तीन चीजें हैं। आप इसका माइंड मैप भी इस तरीके से बना सकते हैं, किसका, बंध्यता का, कि सबसे पहले बंध्यता का मीनिंग क्या है, बंध्यता होती कैसे है, और फिर बंध्यता को दूर कैसे किया जाएगा। ये तीन ही चीजें हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि भैया बंध्यता होती क्या है। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको तीन शब्द बता रहा हूं जो हैं तो अंग्रेजी के, लेकिन आपको समझने पड़ेंगे। देखिए, तीन शब्द हैं। एक है फर्टिलिटी, एक है फर्टिलिटी, ठीक है। दूसरा है इनफर्टिलिटी और तीसरा है स्टरलिटी, ठीक है। अब हिंदी मीडियम में ना इन दोनों शब्दों को एक ही चीज माना गया है, क्या, बंध्यता। हिंदी मीडियम में इनफर्टिलिटी को भी बंध्यता माना गया है और स्टरलिटी को भी बंध्यता माना गया है। मीनिंग क्या है, आइए समझते हैं क्या। सबसे पहले इसकी बात करते हैं फर्टिलिटी की। मैंने बोला मैं एक पुरुष हूं, जी हां मैं पुरुष हूं और नर हूं, और मैं कहीं ना कहीं शुक्राणु उत्पन्न कर सकता हूं, जी हां शुक्राणु उत्पन्न कर रहा हूं। मैंने वीर्य उत्पन्न किया, या कोई भी नर की बात कर लेते हैं, सपोज एक नर की बात करते हैं, एक नर जो है वो वीर्य उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। एक बार जब वीर्य सेचन होता है तो लगभग 3 से 5 ml वीर्य निकलता है, हाँ जी। उन 3 से 5 ml में लगभग 30 से 40 करोड़ क्या निकल रहे हैं, शुक्राणु। मैंने कहा, हमने बोला एक नर है और वो नर जो है वो लगभग एक बार वीर्य सेचन में 3 से 5 ml क्या निकाल रहा है, वीर्य निकाल रहा है, शरीर से त्याग रहा है, मादा योनि में स्थानांतरित कर रहा है, वीर्य सेचन कर रहा है, ठीक है। ठीक है सर। और इस वीर्य में लगभग हमने बोला 30 से 40 करोड़ क्या मिल रहे हैं सर जी, यहां पर शुक्राणु मिल रहे हैं। मैंने कहा ठीक है भैया। तो ऐसा नर जिसमें कहीं ना कहीं शुक्राणु उत्पन्न हो रहे हैं, सामान्य मात्रा में उत्पन्न हो रहे हैं, हाँ ये जनन योग्य है, हाँ जनन योग्य है ये पुरुष, तो ऐसे पुरुष को हम क्या बोलेंगे, फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब जो जनन योग्य होगा, जनन योग्य है, सिंपल। अब इसी चीज को अगर मादा के रेस्पेक्ट में देखें तो हम बोलेंगे सीधी सी बात है, एक मादा अंडाणु उत्पन्न कर रही है, एक मादा गर्भ धारण कर सकती है, एक मादा अंडाणु भी उत्पन्न कर रही है और एक मादा की फैलोपियन नलिका भी ठीक है, उसका गर्भाशय का आंतरिक वातावरण भी ठीक है, यानी वो गर्भ धारण भी कर सकती है क्योंकि वो अंड जनन भी कर रही है और गर्भ धारण भी कर रही है। तो हम बोलेंगे कि भैया वो मादा भी क्या है, जनन योग्य है, सिंपल, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहां पर फर्टिलिटी, जनन योग्यता, नर के रेस्पेक्ट में सिर्फ हम देख रहे हैं शुक्राणु की संख्या में, मादा के रेस्पेक्ट में दो चीजों में देखते हैं, क्या, एक तो अंड जनन कर रही है कि नहीं कर रही है, पहली चीज, अगर कर रही है ठीक है, दूसरा गर्भ धारण भी कर सकती है कि नहीं कर सकती, ये दोनों चीजें अगर ओके है तो हम बोलेंगे नर और मादा दोनों जनन योग्य है, ये क्या कहलाएंगे, दे आर कॉल्ड फर्टाइल्स, ठीक है, सिंपल सा था। अब ये तो समझ में आ गया दोनों के रेस्पेक्ट में, किसके, नर और मादा, नर में एक ही कंडीशन, मादा में दो कंडीशन। अब बात करते हैं इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले इनफर्टिलिटी का मतलब हमने पुरुष के रिस्पेक्ट में देखा, हमने बोला एक नर जो है वो शुक्र जनन तो कर रहा है, वो शुक्र जनन तो कर रहा है, उसके वीर्य में शुक्राणु तो हैं, शुक्राणु तो हैं, लेकिन उन शुक्राणुओं की संख्या इतनी कम है, मान लो उसने जो वीर्य सेचन किया उस वीर्य में मान लेते हैं केवल 1 से 2 लाख, मात्र 1 से 2 लाख क्या मिल रहे थे, शुक्राणु मिल रहे हैं वीर्य में। अब जरा सोचिए एक सामान्य नर के अंदर कितने मिल रहे थे, 30 से 40 करोड़, और एक ऐसा नर जिसके अंदर वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या कितनी हो गई है, मात्र 1 से 2 लाख। अब आप खुद सोचिए, क्या ये ऐसा पुरुष, क्या एक ऐसा नर है तो सही कि शुक्राणु तो उत्पन्न कर रहा है, लेकिन क्या उसके शुक्राणुओं की संख्या उतनी है, नहीं है, उतनी नहीं है जितनी नॉर्मल तरीके से चाहिए थी। तो हम बोलेंगे क्या ये नर जनन योग्य है,
नहीं, ये नर जनन योग्य नहीं है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं इनफर्टिलिटी, और हिंदी में इसी कंडीशन को हम बोल रहे हैं बंध्यता। जी हां, हिंदी में इस कंडीशन को भी बंध्यता बोला गया है। ठीक है, सिंपल सा था, बहुत कम हो गए हैं। इस कंडीशन को अंग्रेजी में बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया, ओलिगो का मतलब ही क्या होता है, कम। ये तो कंडीशन थी इनफर्टिलिटी की। अब स्टर्लिटी, अब हमने बोला एक पुरुष या एक महिला दोनों में ही युग्मक जनन नहीं हो रहा, ना एक महिला में अंड जनन हो रहा है और ना ही एक पुरुष में शुक्र जनन हो रहा है, ना ही शुक्राणु बन रहे हैं ना ही अंडाणु बन रहे हैं, या दोनों दंपति जोड़ों में से कोई एक में ये कार्य नहीं हो रहा। तो इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि साहब क्या आ गई है, स्टर्लिटी आ गई, और इस कंडीशन को भी हम क्या बोलेंगे, बंध्यता। अब दोनों को बंध्यता हिंदी में क्यों बोला? बंध्यता का मतलब क्या था, बांध देना या किसी चीज को रोक देना काम करने से। अब जरा सोचिए, इस कंडीशन में भी जनन योग्यता नहीं है, जनन तो नहीं कर पा रहे, इस कंडीशन में भी जनन नहीं कर पा रहे, यानी दोनों जनन नहीं कर पा रहे। इन दोनों कंडीशंस में अगर जनन नहीं हो रहा है तो कंडीशन क्या कहलाएगी, बांध दिया, बंधे हो गए, बांझ हो गए हैं। समझ में आ गया? तो लेकिन दोनों में अंग्रेजी में थोड़ा सा फर्क था। इनफर्टिलिटी मींस जिसमें युग्मक जनन तो हो रहा है, यहां तो युग्मक जनन ही नहीं हो रहा, यहां पर युग्मक जनन तो हो रहा है लेकिन बहुत ही निम्न मात्रा में हो रहा है, इतनी निम्न मात्रा में हो रहा है कि कहीं ना कहीं जनन योग्यता नहीं है। हां जी, अब आप मुझे बताएं जरा जल्दी से मुझे बताएं फटाफट, क्या ये 3 कंडीशन क्लियर हैं? क्या ये 3 कंडीशन क्लियर है बच्चों? चौधरी साहब बहुत ही बढ़िया, श्रद्धा साहू बहुत ही बढ़िया, अर्चिता वेल डन, बहुत ही बढ़िया, जितेंद्र गुड आफ्टरनून। हाँ जी बहुत ही बढ़िया सर, मैं आपके साथ माइंड मैप बना रहा हूं, वेल डन, बहुत ही बढ़िया। चल बातें मत करिए, बस यहां पर सुनते जाइए, ठीक है? तो हमें बंध्यता का मीनिंग तो समझ में आ गया कि बंध्यता 2 तरीके से हो सकती है, या तो युग्मक जनन हो लेकिन इतना कम हो कि जनन अयोग्य हो, या ऐसा हो कि युग्मक जनन हो ही नहीं रहा युग्मक जनन। अब हम पढ़ते हैं, ये तो हमें मीनिंग समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं यहां पर दूसरा बिंदु, ये बंध्यता आती कैसे, इसके कारण क्या है, इस बंध्यता के कारण क्या है। देखिए इसके कारण कई हो सकते हैं, जैसे सिंपल सा एक कारण मैं आपको बताता हूं, एक सिंपल सा कारण मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला कि एक व्यक्ति है, एक बच्चा है जो जब पैदा हुआ था, है ना, तो उसके वृषण जो हैं वो शरीर के बाहर आए नहीं। ठीक है, एक बच्चा जब पैदा हुआ उसके वृषण शरीर के बाहर आए नहीं, किसमें, वृषण कोश में। आप जरा सोचिए, दिमाग लगाएं, जब वृषण कोश में वृषण नहीं आएंगे, टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम में नहीं आएंगे, तो क्या शरीर के अंदर रह जाएंगे? हाँ रह जाएंगे। शरीर के अंदर अगर रह गए तो तापमान कितना मिलेगा, 37, लेकिन शुक्र जनन करने के लिए कितना चाहिए था, 34 से 35। क्या शुक्र जनन होएगा? नहीं होएगा। इस कंडीशन में जरा सोचिए, क्या वो लड़का जब बड़ा हो जाएगा, सोचिए, दिमाग लगाएं, क्या उसके वीर्य तो बनेगा, लेकिन उस वीर्य में, उस शुक्रीय प्लाज्मा में शुक्राणु नहीं होंगे। इस कंडीशन को बोलते हैं एजोस्पर्मिया। क्या बोलते हैं? एजोस्पर्मिया। 2 शब्द बोले मैंने, ओलिगोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया जब शुक्राणुओं की संख्या कम है, एजोस्पर्मिया जब शुक्राणु है ही नहीं। तो जरा सोचिए, कहीं ना कहीं ये कैसा कारण है सर? ये शारीरिक कारण है या नहीं है? क्या ये एक फिजिकल कारण था? किस चीज का? कहीं ना कहीं शुक्राणु उत्पन्न ना होने का। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये ना स्टर्लिटी का मेन कारण कौन होता है, मेल होता है कि फीमेल होता है? नितेश कुमार अभी बता, ध्यान से सुनना, पहले मुझे ही बताओ, क्या इतनी सी बात समझ में आई है? चल, अब दूसरा मैंने ये बोला, मान लो कहीं ना कहीं एक लड़की पैदा हो रही थी, ठीक है, उस लड़की के अंदर जो अंडाशय जो थे उनका विकास नहीं हुआ,
एक लड़की जो गर्भावस्था में थी अपनी माता के, और उसके अंदर अंडाशय का विकास नहीं हुआ। अब जरा सोचिए, अंडाशय का अगर विकास नहीं हुआ, अंडाशयों का निर्माण नहीं हुआ, तो इस परिस्थिति में भी क्या होएगा, कहीं ना कहीं वो लड़की बांझ बन जाएगी। यानी कहीं ना कहीं, बांझ का मतलब कहीं ना कहीं वो जनन अयोग्य है। यानी कई सारी ऐसी कंडीशन है, फिजिकल कंडीशन है, शारीरिक कारण है जिनकी वजह से बंध्यता आती है, पहली चीज। दूसरा, क्या सर रासायनिक भी हो सकता है? क्या सर रासायनिक भी हो सकता है? अब जरा सोचिए, एक महिला प्रेग्नेंट है, एक स्त्री गर्भावस्था में है, और उसके गर्भ में या तो लड़का है या लड़की है, मान लेते हैं, ठीक है। और वो स्त्री कुछ ऐसे रसायनों का उपयोग कर लेती है, जैसे तंबाकू का, सिगरेट का, निकोटिन्स का, या कुछ ऐसे केमिकल्स का, ड्रग्स का, ठीक है, जिसका दुष्प्रभाव उसकी गर्भावस्था में पलने वाले बच्चे पर पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा कि अगर वो नर है तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो गई कि मान लो वृषण नहीं जा रहे हैं, या वृषण का निर्माण नहीं हो रहा है, वृषण में खराबी आ गई है, अंडाशय का जो निर्माण है वो रुक गया, अंडाशय के अंदर कहीं ना कहीं अंड जनन रुक गया। तो कुछ भी कंडीशन हो सकती है, लेकिन ये कंडीशंस करने के लिए उत्तरदायी कौन? उसी की ही मदर, जिसने क्या इलीगल क्या ले लिए हैं, रसायन ले लिए हैं। तो रसायनों के कारण भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तीसरी परिस्थिति जो सबसे ज्यादा देखी जाती है वो है मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक, अब ध्यान से सुनना। मान लो एक लड़का है, ध्यान से सुनना, मान लो एक लड़का है जो हष्ट पुष्ट है, बिल्कुल ओके है ना। जब वो यौवन प्राप्ति करता है, ध्यान से सुनना, जब वो यौवन प्राप्ति करता है, ठीक है, तो उसके अंदर शुक्र जनन चल रहा है, हाँ जी चल रहा है। शुक्राणु का निर्माण हो रहा है, हाँ जी हो रहा है। क्या वो नॉर्मल है? हाँ जी बिल्कुल नॉर्मल है। उसका जो वीर्य है उसमें सामान्य तौर पर शुक्राणु है, मिल रहे हैं, ठीक है। अब वो लड़का बड़ा हुआ, हो रहा है, ठीक है। बड़ा होते 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 जब वो नौकरी करने लगा, और नौकरी करते समय कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा झेलने लग गया, कुछ नौकरी का दबाव ऐसा पड़ने लग गया, है ना, कि वो उस दबाव को झेल नहीं पा रहा था। उसका मानसिक संतुलन जो है वो सही नहीं था, वो प्रॉपरली नींद नहीं ले रहा था। अब जरा सोचिए, हमारे शरीर के हर भाग को प्रॉपर रेस्ट चाहिए, हाँ जी चाहिए। हमारे दिमाग को भी चाहिए, हाँ चाहिए। कैसे चाहिए भैया? हम नींद लेते हैं। अब जरा सोचिए, वो लड़का जो ओके था जब यौवन प्राप्ति हुई थी, उसके अंदर शुक्र जनन हो रहा था, बिल्कुल ठीक था। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था, कहीं ना कहीं उसके ऊपर मानसिक दबाव पड़ रहा था, मेंटल प्रेशर बढ़ रहा था, उसका दिमागी संतुलन जो था वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया था। अब आप मुझे बताएंगे, कहीं ना कहीं शुक्र जनन करने के लिए एक हार्मोन चाहिए था। कौन सर? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन कहां से निकला? लेडिक सेल से। लेडिक सेल ने कब निकाला? जब उसको प्रेरित किया किसने? एलएच ने। एलएच कहां से निकला? अग्रपीयूष से। अग्रपीयूष से किसने निकलवाया? जीएनआरएच ने। जीएनआरएच कहां से निकला? हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस किसका भाग? मस्तिष्क का। जब मस्तिष्क ही सही नहीं है, जब मस्तिष्क ही ढंग से काम नहीं कर रहा, जब मस्तिष्क को रेस्ट नहीं मिल रहा, तो मस्तिष्क की जो ग्रंथियां हैं जैसे हाइपोथैलेमस, क्या वो हार्मोन्स का ढंग से स्त्रावण करेंगी? नहीं। जब वो हार्मोन्स का ढंग से स्त्रावण नहीं कर रही, तो आप खुद सोचिए, क्या युग्मकों का निर्माण प्रॉपरली होएगा? नहीं होएगा। युग्मकों की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी इनफर्टिलिटी आ गई किसमें? उस लड़के में जो पहले फर्टाइल था लेकिन बाद में कैसा हो गया? इनफर्टाइल हो गया। ठीक है। आज की डेट में कई बच्चे ड्रग्स तक लेते हैं, उस ड्रग्स का इल इफेक्ट पड़ता है किस पे? शरीर पर। तो कुल मिलाकर बंध्यता के कारण कई सारे हो सकते हैं, जिसमें शारीरिक भी हो सकता है, रासायनिक भी हो सकता है, मनोवैज्ञानिक या मानसिक भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ कारण हो सकते हैं किसके मेरे भाई? आपके बंध्यता के। अब डिपेंड करता है कि बंध्यता इनफर्टिलिटी होती है कि प्रॉपर स्टरलिटी होती है। जैसे अभी लास्ट वाला जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया मनोवैज्ञानिक वाला, वो किस चीज को बताएगा? बंध्यता कैसी थी? इनफर्टिलिटी। पहले तो वो लड़का कैसा था? फर्टाइल था, जनन योग्य था, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं मानसिकता उसकी जो थी, या मैं बोलूंगा कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर इतना ज्यादा हो गया कि हार्मोन्स का स्त्रावण कम हो गया, जिससे शुक्र जनन धीरे हो गया, शुक्राणुओं की संख्या क्या हो गई? धीरे धीरे कम हो गई। ठीक है,
लेकिन एक ऐसी भी कंडीशन थी जिसमें जो लड़का पैदा हो रहा था जिसमें क्रिप्टोकॉइडिज्म था। क्रिप्टोकॉइडिज्म अगर आपको याद आ रहा हो, कहीं ना कहीं वृषण ही शरीर से बाहर नहीं निकले। ठीक है सर, स्पर्म में कौन सा हार्मोन होता है? स्पर्म में कौन सा हार्मोन होता है? हार्मोन तो नहीं पता बेटा, एंजाइम जरूर पढ़े थे हमने। ठीक है चलिए, स्पर्म में कोई हार्मोन तो नहीं पड़ा। आइए, तो ये थे कारण, ये थी मीनिंग। दो चीजें मैंने आपको बताई, बंध्यता का मीनिंग बताया, दोनों तरीके से हो सकती है, दो कंडीशन से बंध्यता की। क्या कारण है ये बता दिया। अब मेन जो चीज है वो बंध्यता को दूर कैसे करें, दूर कैसे करें। ठीक है, तो आपको मेरी अगर आवाज आ रही है तो अब आप मुझे बताएं, कोई भी बच्चा बंध्यता को दूर कैसे करे, बताओ। सर ये फीमेल्स में भी होता है। अरे बांगड़ू, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, दोनों की बात कर रहा हूं मेरे भाई। नर में भी हो सकता है, मादा में भी हो सकता है। सोच, माता का जो गर्भाशय है वो बहुत छोटा है। माता का जो गर्भाशय है, एक स्त्री जो है उसका गर्भाशय बहुत छोटा है। वो कहीं ना कहीं अगर उसमें अंतरोपण हो भी गया तो उसमें बच्चा नहीं ठहर पा रहा। क्या हो गया? जनन अयोग्यता हो गई। उसकी फैलोपियन नलिका जो है उसमें वो वातावरणीय परिस्थितियां नहीं है जो निषेचन के लिए जरूरी है। क्या हो जाएगा? जनन अयोग्यता हो जाएगी। कहीं ना कहीं अंडाशय जो है उसके अंदर सिस्ट नामक कुछ संरचनाएं होती हैं, उसका निर्माण हो गया, सिस्ट होती हैं। ठीक है, एक ऐसी सिस्ट का मतलब होती है कुछ ऐसी संरचनाएं जो अननेचुरल है, मतलब अननेचुरल नहीं बोलूंगा, जिसकी अनैच्छिक कुछ ऐसी पुट्टिकाओं का निर्माण हो जाता है जो फैल जाती हैं किसके अंदर, अंडाशय के अंदर, और अंड जनन की प्रक्रिया में मैं बोलूंगा विलंब पैदा करती है या उनको होने से रोकती है। तो कंडीशंस दोनों में हो सकती है मेरे भाई, नर में भी मादा में भी। ठीक है, अब बात आ रही है सर जी बंध्यता का दोष किसको दिया जाता है। पहले इस चीज को भी सुन लेते हैं। वेरी गुड संध्या मंडलोई, जीएफटी, जीआईएफटी, एआर तो नहीं होता, एआई होता है बेटा। चल बात आ रही है, यस आईवीएफ होता है, उपचार से दूर किया जाएगा। वेल डन, बहुत ही बढ़िया। चलिए, मेरा प्रश्न बहुत सीधा सा था, सर नर में और मादा में दोनों में कहीं ना कहीं बंध्यता आ सकती है। यस, दोनों में से किसी में भी आ सकती है, लेकिन भारत में दोष किसको दिया जाएगा? बच्चा पैदा नहीं हो रहा। सोचिए, नॉर्मल तरीके से पूछ रहा हूं, ज्यादा कुछ नहीं, नीट वीट में ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लेकिन आप अच्छे तरीके से जानते हैं भारत में दोष किसको दिया जाएगा। एक दंपति जोड़ा है ना, और वो बच्चा पैदा नहीं कर पा रहा है, तो उनके मम्मी पापा या आसपास के समाज के लोग किसको दोषी ठहरा देते हैं? पहले ही दोष मान लेते हैं, क्या ये लड़की जो है ना, ये स्त्री जो है, इसी में कुछ ना कुछ कमी है। लड़का तो हष्ट पुष्ट है, तंदुरुस्त है, लेकिन जो लड़की है ना, इसी में कुछ ना कुछ कमी होएगी, ये बच्चा पैदा नहीं कर पा रही है ना। क्या ये सही है? नहीं। हो सकता है वो लड़का दिखने में तंदुरुस्त है, लेकिन हो सकता है, मान लेते हैं उसके अंदर शुक्र जनन नहीं हो रहा। अब जरा सोचिए, दोषी कौन हुआ? आप समझ रहे हैं? तो नर भी उतना ही दोषी हो सकता है जितनी मादा होती है, लेकिन रूढ़िवादिता इंडिया में इतनी ज्यादा है कि हम पहले से ही प्री डिसाइडेड हैं क्या, कि दोषी जो है वो लड़की है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत है। दोषी दोनों में से कोई भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। तो पहले जांच करानी जरूरी है कि कौन दोषी है। ठीक है, अगर लड़की दोषी है, ठीक है, लड़की को दोषी ठहराओ, ठीक है, मान लेते। लेकिन अगर लड़का दोषी है, फिर बोलो अपने बेटे को, हाँ भाई तू दोषी है। समझे? तो ऐसा नहीं है, आपको समझना पड़ेगा क्या, दोषी दोनों हो सकते हैं। इतना ही इक्वल दोषी कौन हो सकता है? लड़का भी। उतना ही इक्वल दोषी कौन हो सकता है? लड़की भी। एक बच्चा बोल रहा है तू दोषी है एक बच्चा दूसरे बच्चे से कह रहा है तू दोषी है भाई यहां पर पढ़ लो। हाँ जी, किसी स्त्री के गर्भाशय से कैसे अंडाणु प्राप्त किया जाता है? लैप्रोस्कोपी टेक्निक्स होती हैं, लैप्रोस्कोपी, जिससे हम उसको प्राप्त कर लेते हैं।
ठीक है मोहम्मद अरसालन, ये मुझे आइडिया नहीं है बेटा प्लेलिस्ट का अभी। आइए तो मेरे ख्याल से ये कॉमन सी चीज है, आप समझ गए होंगे कि दोषी दोनों हो सकते हैं, दोनों में से किसी में भी बंध्यता हो सकती है। अब दोनों में से बंध्यता हो सकता है, पुरुष में भी हो सकता है, मादा में भी। बात आ रही है दूर कैसे करें, दूर कैसे करें। अब देखिए यहां पर दो कंडीशन है, यहां पर दो कंडीशन है। मान लेते हैं वो जो दंपत्ति जोड़ा है, ये देखिए ये साइन आप जानते हैं ये किसका है, पुरुष का, और ये साइन किसका है, स्त्री का, नर और मादा। ठीक है, अब देखिए हम तीन कंडीशन लेकर चल रहे हैं। पहला कि नर जो है वो दोषी नहीं है, वो ओके है, ओके है, ओके मतलब दोषी नहीं है, और मादा जो है मान लेते हैं वो दोषी है, उसमें कुछ ना कुछ कमी। दूसरी कंडीशन ये ले लेते हैं कि नर जो है वो दोषी है और मादा जो है वो ओके है, और तीसरी कंडीशन दोनों ही दोषी हैं। अब आप बोलेंगे सर चौथी कंडीशन भी ले लीजिए ना, दोनों ओके। अरे बाबू जब चौथी कंडीशन दोनों ओके ले लूंगा तो फिर बात ही कहां रह जाएगी बंध्यता की। भाई तीन ही तो कंडीशन हो रही है ना बंध्यता में, या तो दोनों में कुछ ना कुछ कमी है, या दोनों में से किसी एक में कमी है, हो सकता है लड़के में कमी है, हो सकता है लड़की में कमी है ना, यही तीन कंडीशन है। अब सब यहां पर ध्यान से समझने वाली बात है कि यहां पर इन तीनों कंडीशन में हम बात करते हैं इनफर्टिलिटी की। अगर इनफर्टिलिटी है, स्टरलिटी की बात नहीं कर रहे, किसकी बात नहीं कर रहे, स्टरलिटी की। स्टरलिटी का मतलब युग्मक जनन ही नहीं हो रहा, स्टरलिटी का मतलब युग्मक जनन ही नहीं हो रहा। हम बात कर रहे हैं इनफर्टिलिटी की, युग्मक जनन तो हो रहा है, युग्मक जनन तो हो रहा है, लेकिन युग्मकों की संख्या जो है ना वो प्रॉपरली नहीं बन पा रही है। ठीक है, या हम बात कर रहे हैं कि जो स्त्री है उसकी फैलोपियन नलिका में कुछ कमी है या गर्भाशय में कुछ कमी है। इस कंडीशन में हम क्या करें, तो इस कंडीशन में मेनली इनफर्टिलिटी कंडीशंस में हम कहां जाते हैं, हम जाते हैं किसके पास, डॉक्टर बाबू के पास में। किसके पास जा रहे हैं, डॉक्टर बाबू के पास। डॉक्टर बाबू जिसने क्या खोल रखा है, क्लिनिक। ऐसे क्लिनिक जहां पर दवाइयां दी जाएंगी इनकी बंध्यता को खत्म करने के लिए, उनको हम बोलते हैं बंध्यता क्लिनिक, या बंध्यता ही बोल देते, बंध्यता क्लिनिक। ठीक है, तो बंध्यता क्लिनिक क्या थे, हम सीधा बोलेंगे हॉस्पिटल है या डॉक्टर का क्लिनिक है जहां पर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे इन जोड़ों को, चाहे जिसमें दोनों दोषी हो, दोनों में से कोई एक दोषी हो, दोनों में से कोई भी एक दोषी हो, नर भी हो सकता है मादा भी हो सकता है। तो सबसे पहले बंध्यता क्लिनिक के पास जाया जाएगा, जहां पर डॉक्टर अंकल जो हैं या डॉक्टर आंटी जो हैं वो क्या करेंगे, साहब दवाई देंगे, है ना कहीं पुरुष जो था अगर उसमें दोषी था, उसके शुक्राणु की संख्या कम बन रही है तो उसको दवाई दी जाएंगी, उसके शुक्राणुओं के, उसके टेस्टोस्टेरोन्स को बूस्ट किया जाएगा, कहीं ना कहीं उसमें शुक्र जनन को प्रेरित किया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा शुक्र जनन होएगा। फैलोपियन नलिका अगर खराब है, गर्भाशय खराब है, तो कहीं ना खराब मतलब इन द सेंस कि कहीं ना कहीं जनन अयोग्यता है, तो दवाई दी जाएंगी। अगर इन बंध्यता क्लिनिक से इनका ये जो बांझपन है, इनकी जो ये बंध्यता है अगर ठीक हो जाए, सुनना समझना, अगर ये बंध्यता क्लिनिक में जो डॉक्टर इनको दवाइयां देंगे, उन दवाइयों से अगर ये ठीक हो जाते हैं, अगर ये इनमें जनन योग्यता आ जाती है, ये बच्चा पैदा कर लेते हैं, तो बल्ले 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 शाबा शाबा, है ना। लेकिन अगर इनका भी, इन डॉक्टर से भी अगर ये सही नहीं हो पा रहे हैं, जब तक दवाइयां दी, इनका टेस्ट हुआ, कुछ असर नहीं पड़ रहा दवाइयों से, अब क्या करें। तो अब यहां पर काम आने वाली है क्या, कुछ ऐसी तकनीकें जो यहां से सॉल्व नहीं हो पा रहा था ये इशू, तो अब कुछ ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो जनन करने में सहायता करेंगी, जिनको हम बोलते हैं ART, सहायक जनन प्रौद्योगिकी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो अब साहब ये ART का मीनिंग जरा सोचिए, बहुत सिंपल सा।
सर 11th का कब पढ़ाओगे? बाबू पहले ये तो पढ़ ले, 11th का भी ले आऊंगा। हाँ जी, सहायक जनन प्रौद्योगिकी नाम में कहीं ना कहीं आ रहा है सहायक। सहायक यानी सहायता करने वाली। कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज, कुछ ऐसी तकनीकें जो सहायता करेंगी ऐसे दंपत्ति जोड़ा जो बंधे हैं, जिसमें जनन कराकर उनमें बच्चा उत्पन्न करने में सहायता करेंगी, उनको हम बोलेंगे ART, कहीं ना कहीं सहायक जनन प्रौद्योगिकी। ठीक है। हाँ जी, चलें आगे, चलें। अब सर ये ART कौन कौन सी तकनीकें हैं? सर ये तो समझ में आ गया कि भैया दूर कैसे करना था। तो सबसे पहले हम किसके पास गए? डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के जो क्लिनिक है उनके पास गए, उन्होंने दवाइयां प्रिस्क्राइब करी। उन दवाइयों से अगर ठीक हो जाएगा तो ठीक है, ओके, बल्ले बल्ले। नहीं हो रहा तो फिर उसके बाद हम क्या लेंगे? ART का इस्तेमाल करेंगे, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज का, सहायक जनन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब ये प्रौद्योगिकी, ये टेक्नोलॉजीज होती कौन कौन सी है? 4 टेक्नोलॉजी है, बस वो 4 टेक्नोलॉजी समझ लीजिए, बस खत्म। तो सबसे पहली जो तकनीक जो है उसका नाम है IVF। सबसे पहली जो टेक्निक है, आप सबसे पहली जो टेक्निक है उसका नाम है IVF। ठीक है। पात्रे निषेचन, पात्रे निषेचन। ठीक है। हाँ जी, क्या है ये? IVF की फुल फॉर्म इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब देखिए, इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि वो बच्चे जो सीरियसली नहीं पढ़ रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, कृपया करके सुन लो बेटा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब ये क्या है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन? आइए समझते हैं। सबसे पहले 2 शब्दों को समझना पड़ेगा। एक होता है इन विट्रो और एक होता है इन वीवो। वीवो वो फोन नहीं है, इन विट्रो और इन वीवो। हाँ जी सर, लाइव क्लास का टाइम बता दो बच्चे। लाइव क्लास का टाइम जो होता है वो 12:30 होता है। ठीक है। हाँ, देखिएगा, तो 2 शब्द है यहां पर, एक है इन विट्रो और एक इन वीवो। अंग्रेजी में बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। विद इन बॉडी, आउटसाइड बॉडी। अब मेरे ख्याल से इतनी अंग्रेजी तो मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आती है। विद इन बॉडी का मतलब यानी शरीर के अंदर ही अंदर अगर कोई क्रिया विधि हो रही है तो उसके लिए हम उपयुक्त कर रहे हैं इस शब्द को, क्या? इन वीवो। और आउटसाइड बॉडी यानी शरीर के बाहर, शरीर के बाहर कोई क्रिया करवा रहे हो, शरीर के बाहर कोई क्रिया करवा रहे हो। अब कहां पर कराओगे? डेफिनेटली किसी ना किसी प्रयोगशाला में, किसी ना किसी लैब में। ठीक है। तो उसके लिए हम जो शब्द यूज में लेते हैं दैट इज इन विट्रो। सिंपल सा था। तो अब यहां पर जरा सोचिए, पात्र निषेचन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या था? फर्टिलाइजेशन समझ में आता है सर, निषेचन जब नर और मादा युग्मक को हम जोड़ते हैं, उनका संलयन कराते हैं, तो वो कहलाता है निषेचन। इन विट्रो का मतलब शरीर से बाहर, शरीर से बाहर क्या करा रहे हैं? निषेचन करा रहे हैं। अब शरीर से बाहर कहां कराएंगे? रसोई में कराएंगे क्या? कहां कराएंगे? कहां कराएंगे मेरे भाई? लैब में कराएंगे, सीधी सी बात है। किसी प्रयोगशाला में कराएंगे। और प्रयोगशाला में भी ये शरीर से बाहर निषेचन किस में करा रहे हैं? एक परख नली में करा रहे हैं। एक ऐसी परख नली, एक ऐसी टेस्ट ट्यूब, एक ऐसी परख नली, एक ऐसी टेस्ट ट्यूब जिसमें वो सारी वातावरणीय परिस्थितियां प्रदान की जाएंगी जो एक फैलोपियन नलिका में होती है। एक ऐसी परख नली, एक ऐसी टेस्ट ट्यूब जिसमें वो सारी वातावरणीय परिस्थितियां प्रदान की जाएंगी जो एक फैलोपियन नलिका में होती है। क्या कराने के लिए? निषेचन कराने के लिए। वो वातावरणीय परिस्थितियां यहां पर प्रदान की जाएंगी और ये कहीं ना कहीं यहां पर इस परख नली में अगर निषेचन होएगा तो शरीर से बाहर हो रहा है निषेचन। कहां पर हो रहा है? परख नली में। तो जरा सोचिए, इसको हम क्या बोलेंगे? इन विट्रो
फर्टिलाइजेशन, पात्र निषेचन शरीर से बाहर, परख नली में हो रहा है निषेचन किसी प्रयोगशाला में, तो ये क्या कहलाता है? IVF। सिंपल 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 सी बात थी। अब आप मुझे बताएं, अगर निषेचन होएगा, युग्मनज बनेगा, जो भ्रूण बनेगा वो भ्रूण कहां बना है? सर शरीर से बाहर बना है। मैंने कहा तो जरा सोचिए, ऐसे शिशु जो बड़े हो जाएंगे, ऐसे शिशु जिनके निर्माण के लिए शरीर से बाहर निषेचन कराया गया था, क्या ऐसे शिशुओं को क्या हम टेस्ट ट्यूब बेबी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? परख नली शिशु, परख नली शिशु बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अब कई बच्चे ऐसे सोचते हैं, सर परख नली शिशु में क्या शिशु परख नली में बन रहा है? ना 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 ना, परख नली में शिशु नहीं बन रहा। वो जो शिशु जो उत्पन्न होने वाला है, वो बच्चा जो पैदा होने वाला है, उसको पैदा करने के लिए निषेचन कहां पर हुआ था? शरीर से बाहर, परख नली में। अब इसके बाद क्या होएगा, उसका विकास कैसे होएगा, वो अभी बताऊंगा। लेकिन अभी सिर्फ इतनी सी बात समझनी थी कि IVF क्या था? एक प्रक्रिया है, एक टेक्नोलॉजी है, जिसमें हम शरीर से बाहर करवा रहे हैं निषेचन। किसमें करा रहे हैं? परख नली में करा रहे हैं। वो वातावरणीय परिस्थितियां दे रहे हैं जो निषेचन के लिए चाहिए। तो जो बच्चा आगे चलकर पैदा होएगा वो क्या कहलाएगा? टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाएगा। आपका प्रश्न होएगा, सर सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कौन था? पूछेगी ना सर, सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कौन था? तो याद रख लीजिएगा, लुइस जॉय ब्राउन, ये सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी था। सर्वप्रथम परखनली शिशु जो था, सबसे पहला जो टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया गया था, IVF जिसका किया गया था, वो जो बच्चा जब पैदा हुआ उसके माँ बाप ने उसका नाम ये रखा था। तो सीधी सी बात है, ये कौन था? ये सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी था। ठीक है, चलें आगे। हाँ जी, हर्ष मौर्य इज बैक। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, स्वागत है बेटा आपका। चलें आगे। हाँ जी, चलें, आइए आगे चलते हैं। अब जो मैं चीज बताने वाला हूं उसको अगर आपने गौर से नहीं सुना ना, तो ये IVF वाईवीएफ सब बेकार चला जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न आ रहा है, सर IVF कराएंगे किसका? ठीक है जी जी जी, अमेरिका का। ठीक है, अब IVF कराएंगे किसका? बात ये आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। 3 कंडीशन है जिनकी IVF होती है। सबसे पहली, ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहली कंडीशन हमने बोला एक पुरुष और एक स्त्री। हम इस स्त्री का क्या लेंगे? अंडाणु लेंगे, यानी युग्मक लेंगे, ले लेंगे किसमें? परखनली में। और जरा सोचिए, ये तो दोषी है, इसमें तो शुक्राणु पैदा ही नहीं हो रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे? यहां पर दाता लेंगे। कौन? नर। एक नर दाता लेंगे, अणु ले आए, किसमें डाल दिए? परखनली में, और इसी मादा के अंडाणु ले लिए। ठीक है सर, निषेचन हो गया? हाँ हो गया। दूसरी कंडीशन, अब सर हमने बोला नर तो है, ओके ओके, मतलब बंध्यता नहीं है, और मादा जो है वो दोषी है। सीधी सी बात है। अब इस कंडीशन में क्या लेंगे? सर इसी नर के शुक्राणु ले लिए और किसी दूसरी मादा से अंडाणु ले लिए, यानी यहां पर दाता जो है वो कौन है? कोई दूसरी मादा है। ठीक है। तीसरी कंडीशन, अब दोनों के दोनों ही, ओके तो बोलूंगा नहीं, दोनों के ही दोनों क्या हैं? दोषी। दोनों के दोनों क्या हैं? दोषी हैं। सर जी अब क्या करेंगे? साहब यहां पर जो दाता लेंगे, दाता यानी डोनर जो लेंगे, वो नर भी लेंगे और मादा भी लेंगे। किसी और नर से शुक्राणु लेंगे, किसी और मादा से अंडाणु लेंगे, दोनों का क्या करा देंगे? निषेचन करा देंगे। चलिए सर, ये तो समझ में आ गया। अब आगे क्या? ये तो समझ में आ गया, अब आगे क्या? आगे क्या? सर निषेचन करा दिया, अब निषेचन कराने के बाद क्या होएगा? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये लो जी, ये परख नली थी और इस परख नली में वो वातावरणीय परिस्थितियां प्रदान करके हमने निषेचन करा दिया और जी बना दिया युग्मनज। क्या बना दिया भैया? युग्मनज बना दिया।
क्या बना दिया? युग्मनज। ठीक है, अब सुनना, अब ध्यान से सुनना, युग्मनज बना दिया है, अब क्या करें सर? युग्मनज क्या थी? एक कोशिका थी। अब क्या करें सर? चलो जी, इसमें भी युग्मनज बन गया, इस कंडीशन में भी, इस कंडीशन में भी युग्मनज बन गया, इस कंडीशन में भी युग्मनज बन गया। अब आगे क्या करें? अब ये ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, अगर आपने सीरियसली नहीं सुना तो मान के चल लीजिएगा ये ऊपर से चला जाएगा, फिर पीछे बोलते रहेगा सर समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, क्योंकि बातें करने में लगे हुए। सर ठंडी लग रही है, मैं आकर हीटर चला देता हूं। पढ़ लो भाई, जब तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं तो तुम्हें ही कोई वो नहीं है? तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना, बहुत ही बढ़िया, बातें करने में लगे हुए हैं। हाँ जी, अब हमने इन तीनों कंडीशन में बना दिया है सर, क्या करा दिया? पात्र निषेचन करा दिया, युग्मनज बना दिया। अब क्या करें सर? अब क्या करें? अब आते हैं पहली कंडीशन की तरफ। हमने यहां पर कहीं ना कहीं परख नली में युग्मनज बना दिया है, ये लो सर, ये युग्मनज बन गया। अब इधर देखते हैं, अब इस युग्मनज का क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे। ठीक है, अब इधर देखिएगा सर, पहली कंडीशन में जो स्त्री जो थी ना, स्त्री थी ना, स्त्री, ये स्त्री ओके थी, ओके थी, यानी हमने इसका अंडाणु लिया था, हाँ लिया था। अब बात आ रही है, हम यहां पर देख रहे हैं दो कंडीशन बन रही है यहां पर, इसमें भी दो कंडीशन है। क्या? कि मान लो इसकी फैलोपियन नलिका, फैलोपियन नलिका और गर्भाशय दोनों ओके हैं। पहली कंडीशन क्या? इसी स्त्री में फैलोपियन नलिका भी ठीक है, गर्भाशय भी ठीक है। फैलोपियन नलिका में निषेचन इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि इसमें लड़का जो था वो दोषी था, तो हमने बाहर निषेचन करा दिया, युग्मनज बना दिया। अब क्या करें सर? ये लड़की तो बिल्कुल ठीक थी, अब क्या करेंगे? तो ये जो युग्मनज बना है, एक कोशिका थी, हो सकता है ये 2 हो जाए, 2 से 4, 4 से 8। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, अगर ये लड़की, पहली कंडीशन, अगर ये लड़की ओके है, इसकी आंतरिक जो कंडीशंस जो है वो ठीक है, फैलोपियन नलिका भी ठीक है, गर्भाशय भी ठीक है, तो इस कंडीशन में युग्मनज, ध्यान से सुनना, युग्मनज या अप टू का मतलब 8 कोशिकीय अवस्था तक की जो संरचना होएगी उसे हम डालेंगे कहां पर? उसकी फैलोपियन नलिका में। क्या बोला? कि अगर ये लड़की ठीक थी, इसकी फैलोपियन नलिका ठीक है, गर्भाशय ठीक है, ओके है, वो सारी वातावरणीय परिस्थितियां दे रही है वो एक बच्चे को जन्म देने के लिए, तो अब हम क्या करेंगे? हम एनालिसिस करेंगे कि इसकी फैलोपियन नलिका अगर ओके है तो या तो युग्मनज, या 2 कोरक खंड अवस्था, या 4 कोरक खंड अवस्था, या 8 कोरक खंड अवस्था, यानी युग्मनज से लेकर अप टू 8 कोरक खंड वाला जो भ्रूण जो है उसको स्थानांतरित करेंगे मेरे भाई, किसमें? फैलोपियन नलिका में। इस प्रक्रिया को बोला जाएगा ZIFT, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। युग्मनज अंतः डिंब वाहिनी स्थानांतरण। तो ये हमने कंडीशन कब देखी? इसमें ध्यान से सुनना, अभी हम सिर्फ पहली कंडीशन की बात कर रहे थे जहां पर एक लड़का जो था वो दोषी था, लड़की जो थी ओके थी। हमने क्या लिया? इस लड़की का लेप्रोस्कोपी टेक्निक से इसका हमने द्वितीय अंडा की अंडाणु या युग्मक ले लिया, बाहर किसमें? परख नली में, और किसी दाता नर से उसके शुक्राणु ले लिए, सर्ल करा दिया निषेचन, क्या बना दिया? युग्मनज। फिर इस लड़की का निरीक्षण किया गया, पता लगाया गया भैया फैलोपियन नलिका ठीक है, चलो जी एक काम करो, या तो युग्मनज को या अप टू 8 कोशिकीय अवस्था, 8 से 16 भी हो जाता है, अप टू 8 कोशिकीय अवस्था को डाल दो, किसमें? फैलोपियन नलिका में। अगर डालोगे तो परिस्थिति क्या कहलाएगी? ZIFT। बताएं, क्लियर?
चलें आगे। अब दूसरी कंडीशन इधर देखिए। अब दूसरी कंडीशन ये थी कि ये लड़की थी तो ओके, ये गर्भ धारण कर सकती है, लेकिन इसमें ना गर्भाशय तो ठीक था, इसका गर्भाशय तो ठीक था, लेकिन फैलोपियन नलिका में कुछ ना कुछ कमी थी। फैलोपियन नलिका में मान लेते जो पक्षमाप जो हैं, जो सीलियां जो हैं, वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, तो आगे की तरफ स्थानांतरण नहीं कर पाएंगे, है ना। तो फैलोपियन नलिका में कुछ कमी थी, ये ठीक नहीं थी। गर्भाशय ओके। अब क्या करें सर? अब इसके बाद इस कंडीशन में, जो सेकंड जो कंडीशन है, इसमें क्या करेंगे मेरे भाई? तो इसमें हम क्या करेंगे, 8 से ज्यादा या 16 से ज्यादा कोशिकीय अवस्था को, याद आ रहा है कोई तूतक तूतियां हई जमा लो, याद आ रहा है? तो 8 से 16 कोशिकीय अवस्था से ज्यादा जो भ्रूण होएगा उसे हम स्थानांतरित करेंगे किसमें? गर्भाशय में। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी मेरे भाई? IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। नाम से ही पता लग रहा है, इंट्रा मतलब अंत्य मतलब किसी के अंदर, यूटेराइन मतलब यूट्रस यानी गर्भाशय, स्थानांतरण। तो भैया कब? अगर युग्मनज से 8 कोरक खंड अवस्था को, 8 कोरक खंड अवस्था को, युग्मनज से 8 कोरक खंड वाली अवस्था को स्थानांतरित करना होगा, तो कहां करेंगे? डिंब वाहिनी कौन? फैलोपियन नलिका। तो इसको हम बोलेंगे ZIFT। और 8 या 16 से ज्यादा, 8 से ज्यादा या 16 से ज्यादा, या मैं बोलूंगा तूतक जो अवस्था थी उससे ज्यादा। आठ से 16 कोशिकीय अवस्था से ज्यादा की भ्रूण को अगर स्थानांतरण करेंगे तो कहां स्थानांतरित करेंगे मेरे भाई? गर्भाशय में। तो ये क्या कहलाएगा? IUT। हां जी बताएं स्मार्ट गर्ल, समझ में आ गया? यस, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यानी इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मोरूला से कम वाली अवस्था को कहां पर डालेंगे? फैलोपियन नलिका में। मोरूला से ज्यादा वाली अवस्था को कहां डालेंगे? गर्भाशय में। खत्म। यही तो पढ़ा था हमने, जरा सोचिए। मोरूला तूतक का निर्माण कहां हो गया था? फैलोपियन नलिका में। तूतक के बाद कोरक पुटी का निर्माण होते होते वो कहां पहुंच गई थी? सर जी वो पहुंच गई थी गर्भाशय में, जहां अंतरोपण हुआ था। तो सीधी सी बात है, यहां पर डाल देंगे। अब जरा सोचिए, ये दोनों कंडीशन थी इसमें, जहां लड़का दोषी है और लड़की गर्भ धारण कर सकती है। लड़की गर्भ धारण कर सकती है। ठीक है। अब बात आ जाती है इन दोनों कंडीशन में क्या करें? सर इन दोनों कंडीशन में लड़की जो है वो है दोषी। अंडाशय भी खराब है, यानी अंडाशय भी काम नहीं कर रहा है, अंडजनन नहीं कर रहा है, तो दाता से ले लिया। और साथ साथ फैलोपियन नलिका भी और गर्भाशय भी उपयुक्त नहीं है किस चीज के लिए? गर्भ धारण करने के लिए। तो अब क्या करेंगे? सर आपने यहां पर परख नली में निषेचन तो करा दिया, युग्मनज तो बना दिया, लेकिन ये दोनों कंडीशन में लड़की जो है वो गर्भ धारण तो कर नहीं सकती। उसकी शारीरिक अवस्थाएं जो है वो गर्भ धारण करने के लिए उपयुक्त नहीं है। अब क्या करें? सर इस वाली कंडीशन में बच्चे के माता पिता कौन होंगे? आनुवांशिक रूप से देखे तो कोई और ही होएगा मेरे भाई, क्योंकि ये दोनों तो होंगे नहीं आनुवांशिक रूप से, है ना। लेकिन लालन पालन अगर ये करेंगे तो उस कंडीशन में तो यही कहलाएंगे। ठीक है, चले आगे। हाँ जी, अब इस कंडीशन में जरा सोचें, इन दोनों कंडीशन में स्त्री जो थी वो दोषी थी। दोषी मतलब इन द सेंस कि कहीं ना कहीं अंड जनन भी नहीं कर पा रही है, अंडाणु भी उत्पन्न नहीं कर पा रही है, तो दाता से ले लिया था, और कहीं ना कहीं उसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर जो थी, आंतरिक संरचनाएं जो हैं वो गर्भ धारण करने के लिए उपयुक्त नहीं है। ना ही फैलोपियन नलिका ठीक है, ना ही गर्भाशय ठीक है। अब क्या करें? अगर उपयुक्त होएंगी तो स्थानांतरित कर देंगे बिल्कुल इसी तरीके से,
और अगर अनुपयुक्त है, देखिए अगर इन दोनों कंडीशन में अगर उपयुक्त हुई, उपयुक्त मतलब कहीं ना कहीं सही है, फैलोपियन नलिका सही है, गर्भाशय सही है, तो ये वाली परिस्थितियों के यूज में ले लेंगे। लेकिन अगर सही नहीं है तब क्या करें, तो इस कंडीशन में एक दूसरी मादा को ढूंढा जाएगा, एक दूसरी फीमेल को ढूंढा जाएगा जो इनके बच्चों को, जो इसके बच्चों को, इन दंपत्ति जोड़े के बच्चों को, बच्चे को कहीं ना कहीं अपने गर्भ में पाल सके। ऐसी स्त्री जिसके अंदर इन दंपत्ति जोड़ों के इस युग्मनज को या युग्मनज से ज्यादा भ्रूणीय अवस्था को स्थानांतरित किया जाएगा, उस स्त्री को बोला जाएगा सरोगेट मदर। सरोगेट मदर, और इस प्रक्रिया को बोला जाएगा क्या, सरोगेसी, जो इनके बच्चों को जन्म देगी वो क्या कहलाएगी, सरोगेट मदर। हां जी, बताएं क्या ये तीनों कंडीशंस क्लियर है, क्या ये दोनों भाग क्लियर है? ये दोनों भाग किसके थे सर जी? ये दोनों भाग जो थे, ये जो दो प्रक्रिया थी, ये तो थी भ्रूण स्थानांतरण की तकनीक। ध्यान से सुनना, ये जो टेक्नोलॉजी जो थी, ये जो दो प्रक्रियाएं हैं, ये भ्रूण स्थानांतरण की है। वो भ्रूण जो बाहर बना है, किसमें, परख नली में। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो दो टेक्निक है, ये किसके अंतर्गत आती हैं? ये आती हैं आईवीएफ के अंतर्गत। क्लियर? डन। तो कई बच्चे सोचते हैं सर ये टेक्नोलॉजीज है, नहीं, ये प्रक्रिया है भ्रूण स्थानांतरण की। ये तो सिंपल सी, भ्रूण को स्थानांतरित कर दिया, लेकिन कौन से भ्रूण को? जो बाहर बनाया गया है। कहां बनाया गया है? परख नली में। तो ये दोनों प्रक्रिया एक भाग है किसका? आईवीएफ का। क्लियर? क्रिस्टल क्लियर? बहुत ही बढ़िया। चलें आगे, कंफ्यूजन तो नहीं था। ये थी पहली टेक्निक जिसका नाम था आईवीएफ। ठीक है। और कई बच्चे ये भी पूछ रहे सर आपने विश्व में तो बता दिया सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कौन था? सर लुइस जॉय ब्राउन। इंडिया में कौन था? तो बेटा इंडिया में ना कई सारी मैंने बुक्स में देखा था, तो किसी बुक में कुछ और लिखा हुआ था, किसी बुक में कुछ और लिखा हुआ था। कोई कुमारी हर्षा एक लड़की थी, उसको बता रहा है कि कोई बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है ना। कोई कह रहा था, किसी बुक में लिखा हुआ था कि कुमारी हर्षा जो है वो सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी था इंडिया का। कोई कुछ और नाम बता रहा था, कोई कनुप्रिया नाम बता रहा था, कोई कुमारी हर्षा नाम बता रहा था। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। ठीक है, तो इसको हम यही रहने देते हैं, इस पे ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा आपसे नीट में कि कनुप्रिया थी कि कुमारी हर्षा थी। यस, लुइस जॉय ब्राउन है। ठीक है। कई तो ये बोल रहे थे लुइस जॉय ब्राउन के बाद, लुइस जॉय ब्राउन जब बना था उसके जस्ट बाद इंडिया में बना दी गई थी। कौन? कनुप्रिया। कोई कह रहा है नहीं, कुमारी हर्षा बाद में बनाई गई थी, पहले कनुप्रिया। तो इस वजह से थोड़ा सा झोलमोल है, तो उसको ऐसे ही रहने देते हैं। सर आईवीएफ में भ्रूण को रोपित करते हैं। अरे मेरे भाई ये बता तो दी, दो टेक्नोलॉजी बता तो दी है। ये आईवीएफ के अंतर्गत गई है जिसमें भ्रूण का स्थानांतरण करा दिया। चलिए अब सर आईयूआई क्या है? देखो बहुत जल्दी है, थोड़ा सा वेट कर लो। सर चोरी चोरी चुपके चुपके मूवी में देखा था। हाँ बेटा, चोरी चोरी चुपके चुपके आ जाओ आ जाओ। चोरी चोरी चुपके चुपके टाइम निकल जाएगा, पता ही नहीं लगेगा। इधर देखो, ये थी पहली टेक्निक किसकी? एआरटी की, सहायक जनन प्रौद्योगिकी की। आइए दूसरी टेक्निक जल्दी से सुनते हैं। दूसरी जो तकनीक जो है, जिसको बेटा जी हम बोलते हैं जीआईएफटी। जीआईएफटी, अब ये दूसरी तकनीक है सहायक जनन प्रौद्योगिकी की। याद रखना, जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं उस तरीके से माइंड मैप या शॉर्ट नोट्स बना लेना। जीआईएफटी ये दूसरी टेक्नोलॉजी है एआरटी की। जीआईएफटी पूरा नाम गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है। अब हमने बोला भैया कहीं ना कहीं एक नर जो है वो ओके 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 ओके, ठीक है। और मादा जो है, ध्यान से सुनना, मादा जो है उसमें अंड जनन जो है वो नहीं हो रहा।
अंड जनन नहीं कर पा रही है, उसकी बीवी जो है वो अंड जनन नहीं कर पा रही है, अंडाणु पैदा नहीं हो पा रहा है, द्वितीय अंडोत्सर्ग नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन उसकी फैलोपियन नलिका जो है ना, फैलोपियन नलिका जो है और गर्भाशय जो है वो बिल्कुल ठीक है, ओके है, ये तो ओके है, लेकिन वो अंड जनन नहीं कर पा रही है। अब क्या करें? सिंपल से कंडीशन समझ में आई। एक दंपत्ति जोड़ा जिसमें नर जो है वो ओके है, ओके मतलब बंध्यता नहीं है, मादा जो है उसमें बंध्यता तो है, लेकिन बंध्यता किस में है? कहीं ना कहीं वो अंड जनन नहीं कर पा रही है ना, आर्तव चक्र नहीं पूरे हो पा रहे हैं, आर्तव चक्र में कुछ गड़बड़ी है, अंडोत्सर्ग नहीं हो पा रहा है, लेकिन उसकी फैलोपियन नलिका और गर्भाशय ठीक है, यानी वो गर्भ धारण करने योग्य है, बस अंड जनन नहीं हो रहा। तो इस कंडीशन में हमने क्या किया भैया, हमने एक दाता स्त्री से क्या प्राप्त किया भैया, हमने एक दाता स्त्री से ले लिया क्या, सीधा युग्मक। कौन? मादा युग्मक ले लिया और इस मादा युग्मक को स्थानांतरित कर दिया किसमें? इस स्त्री में। हमने एक दाता स्त्री से मादा युग्मक लिया और इस मादा युग्मक को इस स्त्री में स्थानांतरित कर दिया और इस दंपत्ति जोड़े को बोल दिया उस निश्चित दिन पर सहवास कर लीजिएगा, संभोग कर लीजिएगा, जिससे ये पुरुष इसके अंदर वीर्य सेचन करेगा, वीर्य सेचन करेगा, और वीर्य सेचन अगर करेगा तो वीर्य जाएगा, शुक्राणु जाएंगे, और इस मादा में जहां फैलोपियन नलिका में किया है, उस मादा की, ध्यान से सुनना, इस मादा की फैलोपियन नलिका में हमने क्या कर दिया था, वो जो दाता स्त्री से मादा युग्मक लिया था उसकी फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर दिया। क्यों? क्योंकि फैलोपियन नलिका तो ठीक थी। तो अब आप मुझे बताएं इस कंडीशन में आप क्या कर रहे हैं? सर आप गैमेट का ट्रांसफर कर रहे हैं। खुद सोचिए, क्या इस कंडीशन में आप बाहर से अंदर डाल रहे हैं? बिल्कुल डाल रहे हैं, लेकिन क्या डाल रहे हैं? युग्मनज के युग्मक। सोचिए, युग्मक अंतः डिंब वाहिनी या फैलोपियन नलिका स्थानांतरण, डिंब वाहिनी स्थानांतरण। तो मेरे ख्याल से आपको ये वाला कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। बहुत सिंपल सा, क्या कि नर जो था वो ठीक था, ऐसे दंपत्ति जोड़े जिसमें नर ठीक है, मादा में कुछ कमी है। क्या कमी है? अंड जनन नहीं कर पा रही है। तो एक काम करते हैं, किसी दाता स्त्री से ले लेते हैं युग्मक और इसकी फैलोपियन नलिका में डाल देते हैं, क्योंकि फैलोपियन नलिका ठीक है, फैलोपियन नलिका में चला जाएगा, गर्भाशय भी ठीक है। इस नर को बोला जाएगा, जब स्थानांतरित किया जाएगा, इस नर से कहा गया कि भैया वीर्य सेचन आपको करना पड़ेगा, एक निश्चित दिन पर सहवास करना पड़ेगा। वीर्य सेचन हुआ, कहीं ना कहीं निषेचन हो गया, खत्म खल्लास, बस। क्यों भाई? डॉक्टर बबलू एमबीबीएस नहीं आया समझ में? हां, रावण क्लास से ना निकाल दूंगा बेटा, उल्टी सीधी बातें मत कर, पढ़ाई करना है पढ़ ले, ठीक है? पढ़ाई कर, श्राप दे दूंगा, श्राप, मजाक कर रहा हूं। चलो इधर देखो, ध्यान से सुनो, पढ़ाई करो यहां पर। हाँ जी, तो ये क्लियर है। दूसरा क्या था हमारा? दूसरी तकनीक जो थी उसका नाम था GIFT, जिसमें कोई पात्रे वात्रे निषेचन नहीं हुआ शरीर के बाहर, सिर्फ हमने किसी दाता स्त्री से अंडाणु को या मादा युग्मक को स्थानांतरित कर दिया है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। तीसरी जो टेक्निक है उसका नाम है ICSI। एक बच्चे ने बोला सर IUI, अभी बता रहा हूं। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं किसमें, IUI में और IUT में। ये IUT IVF का भाग था, भ्रूण स्थानांतरण का। IUI क्या, अभी बताऊंगा, इधर ध्यान से सुनो। पहले एक बार इसको देख लेते हैं। बेटा ये थोड़ी सी महंगी टेक्निक है, ये टेक्निक थोड़ी सी महंगी है, अमीरों की टेक्निक है थोड़ी सी, यूं मान के चल लेते हैं। ठीक है, क्या होता है इसमें? बहुत सिंपल सा। अब हम यहां पर ये नहीं बात कर रहे कि मादा ओके है, नर ओके है, हम सीधा बात कर रहे हैं यहां पर कि भैया ये जो मादा जो है ये अंड जनन नहीं कर पा रही, अंड जनन नहीं कर पा रही है। इसकी फैलोपियन नलिका ठीक है, फैलोपियन नलिका ओके, इसका गर्भाशय
ओके है, और ये जो नर जो है ये भी मान लेते हैं ओके है, या ओके नहीं भी है, या तो बंधे मान लेते हैं या बंधे नहीं है, दोनों कंडीशन मान लेते हैं। ठीक है, हम इस कंडीशन में कर क्या रहे, आईसीएसआई, पहले तो इसका पूरा नाम देखते हैं, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है सर जी, हिंदी में क्या बोलेंगे, अंतः कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण, अंतः कोशिकीय या कोशिका द्रव्य शुक्राणु निक्षेपण। ठीक है, अब सर करते क्या है, कुल मिलाकर मेरे भाई कुछ नहीं कर रहे हैं, थोड़ी सी महंगी टेक्निक है जिसमें चांसेस जो है ना किस चीज के, फर्टिलाइजेशन के, वो बढ़ गए हैं। देखिए इससे पहले वाली टेक्निक में चांसेस जो है थोड़े से कम है। मान लो वीर्य चला भी गया, वीर्य में शुक्राणु नहीं पहुंच पाए, कुछ भी हो सकता है। मान लो यहां पर आपने कराने की कोशिश करी, क्या बाहर, शरीर के बाहर नहीं हो पाया, मान लो वो प्रॉपर कंडीशंस नहीं मिल पाई, तो इनमें थोड़े से चांसेस जो है कंपैरेटिवली इतने नहीं है जितने यहां पर चांसेस जो है ना किस चीज के, निषेचन के, वो बढ़ जाते हैं। इसीलिए तो टेक्निक थोड़ी सी महंगी होगी। क्या करेंगे, सीधा अंडाणु लेंगे, उस अंडाणु के अंदर सीधा इंजेक्शन से, सीधा इंजेक्शन से इंजेक्शन ही नहीं बनता मेरा, हमेशा गलत बनता है। ठीक है, अंदर क्या डाल देंगे मेरे भाई, शुक्राणु डाल देंगे, बस। तो जरा सोचिए, हम सीधा ही क्या कर रहे हैं, हम इंजेक्शन की सहायता से सीधा स्पर्म को, स्पर्म यानी शुक्राणु को क्या कर रहे हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक यानी अंतः कोशिकीय। कौन सी कोशिका, सर अंडाणु जो कोशिका थी, सीधा उसके अंदर ढिचक्यूं डाल दिया अंदर, क्या, शुक्राणु। ये है सीधी सीधी प्रक्रिया आईसीएसआई। अब जरा खुद सोचो, महंगी होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। चांसेस जो है फर्टिलाइजेशन के बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए, बिल्कुल बढ़ गए। ठीक है, तो ये प्रक्रिया क्या कहला रही है आपकी, आईसीएसआई। लास्ट चौथी प्रक्रिया, आखिरी प्रक्रिया, जिसका नाम है एआई, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम वीर्य सेचन, कृत्रिम वीर्य सेचन। सर ये कृत्रिम वीर्य सेचन क्या है, मैंने बोला एक पुरुष जो ओके नहीं है, क्या है, बंधे है। एक स्त्री जो ओके मतलब बंधे नहीं है, उसमें अंड जनन भी हो रहा है, उसमें फैलोपियन नलिका भी ठीक है, उसमें सब कुछ ठीक है। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या कर, सर इस कंडीशन में एक तो वही था, क्या सर आईवीएफ करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं, लेकिन एक और टेक्निक है। क्या, हम क्या करते हैं, एक दाता नर से उसका वीर्य कलेक्ट करते हैं, उसका वीर्य प्राप्त करते हैं, और उस वीर्य को इस मादा के गर्भाशय में स्थानांतरित कर देते हैं, इस मादा के गर्भाशय में स्थानांतरित कर देते हैं। तब आप मुझे बताएं, क्या आप यहां पर सोचिए, किसी के वीर्य को कलेक्ट कर रहे हैं, यानी आर्टिफिशियली, कृत्रिम रूप से आपने किसी का वीर्य कलेक्ट किया, संग्रहित किया, और करने के बाद आप उसका क्या कर रहे हैं, वीर्य सेचन कर रहे हैं। तो ऐसी प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी नहीं बोलेंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलेंगे। ठीक है नितेश कुमार, मैं लिंक दे दूंगा बेटा। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हमने क्या बोला, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। लेकिन जरा सोचिए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब कृत्रिम रूप से हमने वीर्य को कलेक्ट किया और
किसके अंदर डाल रहे हैं? स्त्री के अंदर डाल रहे हैं, यानी वीर्यसेचन कर रहे हैं कृत्रिम रूप से। तो यह प्रक्रिया क्या कहला रही है? कृत्रिम वीर्यसेचन। लेकिन कर कहां रहे हैं? कर कहां रहे हैं? सर हम इसके गर्भाशय में स्थानांतरित कर रहे हैं, और गर्भाशय में अगर स्थानांतरित कर रहे हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? आईयूआई, यानी एआई का भाग है। कौन? आईयूआई, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। यानी हमने जो कृत्रिम रूप से जो वीर्य कलेक्ट किया था उसको हम कहां पर डाल रहे हैं? गर्भाशय में स्थानांतरित कर रहे हैं। इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन का मतलब अंत गर्भाशय वीर्य सेचन। तब आप खुद सोचिएगा, यहां पर जो बच्चे पूछ रहे थे आईयूआई क्या है बेटा? आईयूआई एआई का भाग है। यह था आपकी 4 प्रक्रिया, जो ऐसे लोग जिनमें या तो दोनों में दोष हो, दोनों में से किसी एक में दोष हो, उनके लिए कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज थी जो सहायता करेंगी किस चीज में? जनन योग्यता लाने के लिए, या उन दंपति जोड़ों के लिए, दंपति जोड़ों में नई संतति पैदा करने के लिए। अब हमारी बुक ये भी बोलती है कि जब हम इतना विकास कर चुके हैं टेक्नोलॉजी में, तो मानसिक रूप से भी विकास होना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये जो टेक्नोलॉजीज है इनमें पैसा खर्च करने से अच्छा है एक काम करो, ऐसे बच्चे, ठीक है आपके नहीं है लेकिन है तो वो बच्चे, है तो वो अनाथ है ना, जिनके मां बाप नहीं है, तो आप एक काम करिए, ऐसे बच्चों को एडॉप्ट करिए जो इन टेक्नोलॉजी से और भी ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो ये था बेटा जी आपका पूरा टॉपिक। अब आप मुझे बताएं, ये हमने इस चैप्टर के जो मुख्य चीजें थी वो पढ़ ली हैं। अब इससे संबंधित मैं लेकर, यस गोद लेना, मैं लेकर आने वाला हूं क्या? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अब आप मुझे बताएं, क्या आप लोग रेडी हैं? बताओ बताओ, रेडी हो क्या? एडॉप्ट करना चाहिए? जी हां, एडॉप्ट कर लेना चाहिए। मजा आ गया? चलिए अभी एक और मजा आने वाला है, क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब सुनिए, जो क्वेश्चंस आने वाले हैं ना, उनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैं पहले करवा चुका हूं, तो ये मत कहना कि सर आपने ये पहले करवा दिया था, मैं जानता हूं। एक बार रिपीट हो जाएंगे तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। ठीक है, आइए चले, रेडी हैं आप? आर यू गाइज रेडी? रेडी हो? चलिए बेटा, पहला प्रश्न आपके सामने आता हुआ, अच्छा आने से पहले सुनो, जो पहला और दूसरा प्रश्न आएगा ना, वो इस साल का प्रश्न है, इस साल का यानी 2021 का, तो सोच समझ कर करिएगा। पहला, निम्न में से कौन हार्मोन मोचक आईयूडी का उदाहरण है? यह प्रश्न है नीट 2021 का, बहुत ही हलवा प्रश्न है। अर्जुन प्रजापत पढ़ ले बेटा। जल्दी जल्दी धड़ 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 आंसर आने चाहिए भैया। बहुत सिंपल सा प्रश्न था, टाइमर समाप्त हो गया। अरे भैया, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, ये तीनों तो कॉपर स्त्रावित कर रहे थे। हार्मोन पूछा था, हार्मोन कौन था? लेवेनोगेस्ट्रॉल 20, याद करिए, प्रोजेस्टासर्ट LNG 20, ये क्या स्त्रावित कर रहे थे? हार्मोन। सीधा सीधा आंसर सेकंड, बहुत सीधा सिंपल सा। आइए दूसरा प्रश्न जो है ये सोचने लायक है, सोचिएगा। ये थोड़ा सा घुमावदार प्रश्न है, देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। रतिज रोग वेनेरियल डिजीज STD किसके द्वारा संचारित होती है? सामने आपके 5 कथन हैं, आपने बताना इनमें से कौन सा सही है। मैं साइड में खड़ा हूं, आपको ऑप्शंस भी दिखाई दे रहे हैं, सोच समझ कर करिएगा।
हाँ जी, कर लिया बेटा जी आप सभी ने, पूरा टाइम भी दे दिया, टाइमर से ज्यादा टाइम दे दिया मैंने आपको। चलिए एक बार देख ले। देखिए ये प्रश्न जो था वो बहुत ही ज्यादा घुमावदार तो था नहीं, सिंपल सा प्रश्न था। अब वही बच्चे कर पाए होंगे जो ध्यान से प्रश्न को सुनते हैं, ध्यान से चीजों को, टॉपिक को समझते हैं। देखिएगा देखिएगा कितने बच्चों का सही आंसर आएगा। देखिए रतिज रोग क्या थे, मैंने आपको सैटरडे को, शनिवार को बताया था। रतिज रोग जो फैलाव, जिनका संक्रमण होता है, जो फैलते हैं, उसका नाम था रतिज, का मीनिंग यही था। अब आप मुझे बताएं, कहीं ना कहीं यहां पर नीचे से पढ़ते हैं, पांचवा कथन था वंशागति से। क्या वंशागति से जो रोग होते हैं, क्या हम उन्हें आनुवांशिक रोग बोलेंगे कि रतिज रोग बोलेंगे? जेनेटिकल डिसऑर्डर्स बोलेंगे कि वेनेरियल डिजीज बोलेंगे? आनुवांशिक रोग बोलेंगे, है ना? तो ये तो होगा नहीं, ई तो होगा नहीं। अब सर ई यहां पर किसी ऑप्शन में दे भी नहीं रखा। ये देखो, ये बांगड़ू ने क्या किया, पांचवा कथन भी दिया और ऑप्शन में कहीं नहीं दे रखा। चलो ठीक है, ये हमारा खत्म, खल्लास। चुंबन से नहीं भैया, ये नहीं होएगा, इससे नहीं फैलते हैं। क्या बेटा जी आपके एसटीडी। भाई एसटीडी क्या थी, रतिज रोग क्या थे, ये आप जानते हैं कैसे फैलते हैं। असुरक्षित यौन संबंध से, सुइयों के उपयोग से, माता से भ्रूण में या माता से बच्चे में, रक्त आदान करने से, रक्त स्थानांतरण करने से, शल्य क्रियाओं में औजारों का जो प्रयोग हो रहा था उनसे, यही तो थे ना, इन्हीं से ही फैलते हैं ना, किसी से हाथ मिलाने से, ये थोड़ा ना था। चलो जी, तो यहां पर ये भी नहीं होएगा, डी भी नहीं होएगा। अब सर डी यहां पर इस ऑप्शन में था, सेकंड में, तो ये तो हमारा खल्लास। बी तो किसी भी हालत में होने वाला नहीं है इसका आंसर। अब आप जरा सोचिए, आप में से कई बच्चों ने बी आंसर दिया, तो पहले ही गलती कर दी आपने। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट कथन जो था, ये तो होगा नहीं हमारा, क्योंकि ये दोनों गलत है। अब बचा हमारे पास ए बी सी। अब हो सकता है ए बी सी ये तीनों सही हो, तो कई बच्चों ने यहां पर पहला आंसर लगाया, जरा देख लेते हैं। संक्रमित माता से भ्रूण में, यस बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, रतिज रोग सही है। संक्रमित व्यक्ति के रक्त चढ़ाने से, बिल्कुल सही है, संक्रमित व्यक्ति के रक्त चढ़ाने से, यानी ये दोनों तो सही हैं, यानी बी और सी दोनों सही हैं। अब ये बोल रहा है ए और सी, इसने लास्ट में बी नहीं दिया, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा है हमारे पास दो ऑप्शन, ए बी सी या बी सी। अब हमें देखना है ए फाइनली सही है कि गलत है। सिर्फ यही पहला कथन था, अगर इसको कोई ध्यान से, तसल्ली से, आराम से सोचकर पढ़ता तो उसका आंसर सही हो जाता। और मैक्सिमम बच्चों ने आपने करी है गलती। क्या यहां पर लिखा हुआ है रोगाणु रहित। पता है क्या, वो जो पेपर बनाने वाला होता है ना, वो आपकी ये भी चेक करता है कि आप कितने ढंग से कर रहे हैं, प्रश्न को पढ़ रहे हैं। आपने सुई देखी, हाँ सर सुई तो पड़ी थी, सुई से तो होता है। अरे बांगड़ू, सुइयों के उपयोग से होता है, लेकिन उस सुई से पहले भी तो एक शब्द लिखा हुआ है। हाँ जी, मजा आया क्या, रोगाणु रहित। यानी वो जो सुई जो है वो स्टेराइल है, वो जो सुई जो है उसमें रोगाणु नहीं है। अरे बांगड़ू, जब उसमें रोगाणु ही नहीं है तो क्या उस संक्रमित थोड़ी ना कहलाएगी वो सुई? वो सुई तो बिल्कुल सही कहलाएगी, उस सुई से थोड़ी ना होएगा। तो ये हो गया गलत। क्यों हो गया गलत? क्योंकि लिखा हुआ था रोगाणु रहित, सुई में कोई रोगाणु ही नहीं है। तो क्या फैलेगा, क्या रोग नहीं फैलेगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? दोनों बी और सी। ये हो गया गलत। आंसर था क्या इसका? सी। ये है इसका आंसर। हां जी, अब बताओ कितने बच्चों ने सही किया इस प्रश्न को? सर मेरा सही हुआ है, वेल डन, बहुत ही बढ़िया। सर मेरा करेक्ट था, बहुत बढ़िया। चलिए, यह कहलाता है प्रेजेंस ऑफ माइंड, इसे बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। आगे बढ़ते हैं बेटा जी। यहां पर नेक्स्ट अगला प्रश्न जल्दी से बताइएगा। निम्न में से किस तकनीक की सहायता से ऐसी स्त्रियां जो गर्भ धारण नहीं कर सकती है में भ्रूण को स्थानांतरित किया जाता है? 2020 का यह प्रश्न है, जल्दी से बताइएगा। भ्रूण को स्थानांतरित करते हैं। सर गलत हो गया, गलत हो गया। प्रेजेंस ऑफ माइंड है ना, नाम की कोई चीज होती है। हमेशा प्रश्न को ध्यान से देखा करो, उस प्रश्न में खोजने की कोशिश करो कि आपसे लेखक कहना क्या चाहता है। जल्दी से बताएं। चलिए जी, टाइमर हो गया समाप्त। प्रश्न था
कि भैया तकनीक जिसमें ऐसी स्त्रियां जो गर्भधारण नहीं करती हैं, ठीक है, स्त्रियां हैं गर्भधारण नहीं कर रही, ओके। प्रश्न में आखिरी चीज इंपॉर्टेंट, भ्रूण को स्थानांतरण। अरे बांगड़ू जरा सोचिए, जीआईएफटी में क्या हम भ्रूण का स्थानांतरण कर रहे थे कि युग्मक का कर रहे थे? सोचो। तो ये तो सर सरासर गलत हो गया, हमें देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जीआईएफटी अभी अभी बताया था, जीआईएफटी गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, गैमेट डाल रहे थे, भ्रूण नहीं डाल रहे थे, युग्मनज नहीं डाल रहे थे, या भ्रूण नहीं डाल रहे थे, युग्मक डाल रहे थे। तो ये तो सरासर हो गई गलत। अब जरा सोचिए यहां पर आईसीएसआई में क्या हम भ्रूण डाल रहे थे कि शुक्राणु को डाल रहे थे अंडाणु में? सर शुक्राणु को डाल रहे थे अंडाणु में, ये भी हो गया गलत। अब जरा सोचिए, दो ही तो विधि थी आईवीएफ में, दो ही विधि नहीं बताई थी, बार बार बोला था आईवीएफ जब पढ़ा रहा था, दो विधि है भ्रूण स्थानांतरण की, जीआईएफटी और आईयूटी, जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर और इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर। सीधा सीधा आंसर था सी, ये था, सी इज करेक्ट। चलिए जी, देख लीजिएगा कितने बच्चों का सही हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। यौन संचारित रोगों को सही विकल्प का चयन करें। जल्दी से बताएं इनमें से कौन सा यौन संचारित रोग है, फटाफट 10 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए। पोल नहीं आया है, पोल डालें, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा बेटा। अभी वैसे आंसर दे दीजिए, वो डीएन वाले भैया सो गए, भूल गए थे पोल डालना ना। हाँ जी, टाइमर हो गया समाप्त। चलिए जी, इनमें से कौन सा रोग है जो यौन संचारित रोग है? मलेरिया नहीं रे, मलेरिया नहीं रे, कैंसर नहीं रे, ना मलेरिया है ना कैंसर है, यौन संचारित रोग नहीं है। आंसर आपका सीधा सीधा आ जाएगा क्या? सी। चलिए जी, बहुत अच्छे, वेल डन। कई बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया, बहुत ही बढ़िया। ये कौन है भाई? ये बी कौन लगा रहा था? अबे कैंसर कहां से यौन संचारित रोग हो गया? क्या पढ़ाया था मैंने तुम्हें कैंसर यौन संचारित रोग? कछु इस्तेमाल कर लिया करो, बुद्धि का थोड़ी बहुत है जो। हाँ जी, नेक्स्ट अगला, निम्न में से कौन सी एसटीडी का पूरी तरह उपचार नहीं हो सकता? हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। कौन सी एसटीडी है जिसका पूरी तरीके से उपचार नहीं हो सकता? आ गया भैया, पोल भी आ गया। पूरी तरीके से उपचार किसका नहीं हो सकता? कौन सी एसटीडी का नहीं हो सकता? मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं भैया। कौन सी ऐसी एसटीडी है जिसका पूर्ण रूप से उपचार नहीं हो सकता है? बहुत सिंपल सा प्रश्न है। चलिए जी, आप अच्छे तरीके से जानते हैं एड्स, आप अच्छे तरीके से जानते हैं यकृत शोथ बी, हमारी बुक में लिया गया, और अगर आप पढ़ते हैं तो आपका आंसर भी मिल जाएगा। क्या? एक तो यकृत शोथ बी और एक एचआईवी। यहां पर भैया एचआईवी दे रखा है और बाकी चीजें दे रखी है, तो सीधी सी आता है दो ऐसे डिजीज जिनका पूर्ण रूप से उपचार नहीं हो सकता। उसके साथ तीसरी भी याद रखना, कौन? जननिक परिसर्प, याद रखना, जेनाइटल हर्पीज। ठीक है, पूर्ण रूप से इनका उपचार नहीं हो पाता है। ए आंसर, वेल डन, बहुत बढ़िया। आगे चलते बेटा, चौथा, प्रोजेस्टेरोन का अकेला या एस्ट्रोजन के साथ एक गर्भ निरोधक के रूप में उपयोग किया किस प्रकार से हो सकता है? ये मैंने आपको पहले भी दिया था, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, ये मैं आपको पहले भी करा चुका हूं। आज से शायद 3 दिन पहले, या पहला जो लेक्चर था उसमें शायद मैंने आपको बताया था कि भैया वो जो दिया जाता है प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन किस रूप में दिया जाता है, ये मैं आपको पहले भी करा चुका हूं। तो इसका आंसर आप फट से लगा भी सकते हैं, और लगा भी दिया है मैक्सिमम बच्चों ने, वेल डन। हम गोलियों के रूप में दे सकते हैं, इंजेक्शन के रूप में दे सकते हैं, और अंत्यरोपण के रूप में दे सकते हैं। करेक्ट आंसर इज सी, बिल्कुल सही है, वेल डन। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे बोला था कुछ ऐसे प्रश्न जो हम पहले कर चुके हैं। निम्न में से किस गर्भ निरोधक तरीके में हार्मोन भूमिका निभाता है? ये भी मैं आपको पहले करवा चुका हूं, मतलब मैंने आपको पहले ही बोल दिया था। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो फिर से रिपीट होंगे, क्योंकि मैं इस चैप्टर के सारे प्रश्न लेकर आया था, है ना। तो इसका आंसर जल्दी से लगा दीजिए, प्रश्न नंबर 5वें का। चलो लगाइए, प्रश्न नंबर 5वां है, छठा है, जो भी आपके सामने, इसका आंसर लगाएं।
हाँ जी, बताया था आपको स्तनपान, अनार्ता, गोलियां, आपातकालीन गर्भ निरोधक, इन सभी में हार्मोन भूमिका निभाता है। रोधक विधि होती नहीं है ना, और कॉपर टी होगा नहीं, और रोधक विधि होगी नहीं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका। आंसर इज ए। चलिए नेक्स्ट, हार्मोन मोचक अंतः गर्भाशय युक्ति कौन सी थी, ये भी आप जानते हैं, मैं ही बता दूं, इसका आंसर देने की इच्छा है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। चलो दे दो, देखते हैं कौन सा बांगड़ू है जो दूसरी बार प्रश्न बताने के बाद भी गलती कर रहा है। देख लेते हैं एक बार, इसको भी जल्दी से आंसर दे दे, कौन है जो हार्मोन मोचक है। ठीक है आर्यन शर्मा, बिल्कुल करेंगे बेटा। छठे प्रश्न का आंसर दे, हार्मोन मोचक आईयूडी कौन सी, हार्मोन मोचक। अभी भी अगर जिसने गलती करी ना, बाय गॉड कसम से हार्मोन मोचक आईयूडी कौन सी थी, जरा सोचिए। प्रोजेस्टा सर्ट और LNG-20। क्यों भाई, दिलशाद आलम कैसे भी यार, बिल्कुल ही कसम खा रखिए, नहीं पढ़ना है, हैं? प्रोजेस्टा सर्ट LNG-20 कितनी बार बताया जाएगा आपको। चलिए जी, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा यौन संचालित रोग पूर्णतः साध्य नहीं है, यानी पूर्णतः उसको ठीक नहीं किया जा सकता। कौन है जिसको पूर्ण रूप से ठीक नहीं किया जा सकता। अभी अभी बताया था, ये आंसर अभी अभी आया था। कहीं ना कहीं 3 रोग ऐसे बताए थे जो ठीक नहीं हो सकते हैं। वेरी गुड विशाल कुमार, आयत, म्यूजिकल साइंस, मोहम्मद चौधरी, गायत्री। सीधा सीधा आंसर है बेटा जी, क्या, जननिक परिसर्प जेनाइटल हर्पीस ठीक नहीं किया जा सकता। एड्स को और यकृतशोथ बी को उपचार किया जा सकता है, पूर्ण रूप से उसको ठीक नहीं, क्योरमेंट नहीं है। अगला प्रश्न 8वां, गर्भ निरोधक सहेली क्या करती है। अच्छा, गर्भ निरोधक गोली क्या करती है। सोचो सोचो सोचो, इसमें गड़बड़ी कई बच्चे कर रहे हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं। पहले तो सोचे सहेली में क्या था, प्रोजेस्ट्रॉन था, है ना, समझ हो गया, समाप्त। क्या ये एक पश्चिम मैथुन गर्भ निरोधक गोली है, मतलब पश्चिम मैथुन गर्भ निरोधक होती है कि मैथुन के बाद ली जाती है, नहीं, वो आपातकालीन गोलियां होती है। सहेली हफ्ते में 1 बार ली जाती है, तो ये तो होगा नहीं। ये एक आईयूडी एक ऐसी बात कर दी। बचे क्या 2 ऑप्शन, क्या ये इस सहेली में जो प्रोजेस्टेरॉन जो भर भर के दिया जा रहा है, क्या वो एस्ट्रोजन की सांद्रता को बढ़ाता है। नहीं रे, वो तो कहीं ना कहीं अंडे के रोपण को रोकता है। आंसर इज सी, बी नहीं है, आंसर सी है। अगला प्रश्न 9th, कॉपर मोचक आईयूडी, ये मैंने आपको पहले भी कराया। कॉपर मोचक आईयूडी जल्दी से बताइएगा, बस लास्ट 2 प्रश्न और हैं, एक 9th और एक 10th, जल्दी से। कॉपर मोचक आईयूडी में कॉपर आयनों का क्या कार्य होता है तुरंत, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। चलो बेहतर ये कि अगला प्रश्न ले आऊं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि शुक्राणुओं की गतिशीलता को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। टाइम होने से पहले ही मैंने बता दी, क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है। अगला प्रश्न 10वां आखिरी, एक दंपत्ति जिसमें पुरुष के शुक्राणु की संख्या बहुत कम है, उनके लिए निषेचन की कौन सी तकनीक उचित रहेगी। पुरुष में शुक्राणुओं की कमी है, कौन सी बेस्ट टेक्निक है। पर्टिकुलरली पुरुष की बात कर रहा है, सोचिए, पुरुष में शुक्राणु की कमी है। विकी डोनर मूवी आपने अगर देखी हो, अरे बांगड़ू, अंतः गर्भाशय स्थानांतरण किसका होएगा। अंतः गर्भाशय आईयूटी था, आईयूआई नहीं है, एआई, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। एक जोड़ी जिसमें नर में शुक्राणु की संख्या कम है, तो एक दाता से शुक्राणु ले लेंगे, वीर्य ले लेंगे और डाल देंगे, खत्म। सी आंसर था।
चलिए जी, ये थे बेटा जी आज आपके प्रश्न। अभी कुछ और भी रह गए थे लेकिन मेरे पास समय की थोड़ी सी कमी थी, तो इनके पीडीएफ जो है या इनकी स्लाइड जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। 4 और क्वेश्चन थे बेटा, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा, मिल जाएंगी। आखिरी में लास्ट में जाते जाते बस एक ही चीज बोलूंगा, सिर्फ एक ही लक्ष्य है ना हमारा। क्या है भैया आपका एक ही लक्ष्य है? क्या करना? क्या करना? अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना, ठीक है। तो ये अगर लगाना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, बातें कम करिएगा, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब नेक्स्ट चैप्टर क्या होएगा, क्या टॉपिक आएगा, वो मैं आपको कल बता ही दूंगा।